तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी लोकसभा चुनाव चल रहा है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, जारी है, लगातार जुमलेबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। लाउड स्पीकर में सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। पाटलिपुत्र पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने परिवार के चंद लोगों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, जबकि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जनता से झूठ बोला कि सरकार में आएंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गांधी परिवार के लोगों ने 55 साल देश में राज किया, गरीबी खत्म हुई का ये सवाल पूछा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि 55 साल जब देश में राज किया है कांग्रेस की सरकार ने, तो क्या गरीबी खत्म कर पाई कांग्रेस पार्टी, जो बार बार गरीबों को लेकर सवाल उठाती रहती है मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार, इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आवाज 500 भी नहीं, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन हो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे कभी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। तो गरीबी को खत्म करने का जिक्र बार बार होता है जब लोकसभा चुनाव आते हैं, गरीबों पर बात जरूर होती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, गरीबी पर बात जरूर करती हैं राजनीतिक पार्टियां, एक दूसरे पर हमलावर रहती है। आगे बढ़ते हैं। पटना के बख्तियार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर ही नजर आए, जहां दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी लंबे लंबे भाषण देना बंद करें, वहीं राहुल ने पीएम मोदी पर देश को बांटने के आरोप लगा दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार के लोग उनका भाषण नहीं सुनना चाहता। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते।
तो विपक्ष पूरा एकजुट यहां पर होने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हों। लगातार हम देख रहे हैं कि सभी विपक्षी मतलब जो इंडिया गठबंधन है पूरा हमलावर है नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर और बीजेपी सरकार पर। आगे बढ़ते हैं अब। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। यूपी के मऊ पहुंचे सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, माफियाओं को लेकर कहा कि यूपी में माफिया मिट्टी में मिल चुका है और यूपी में माफिया अब नहीं बचा है। मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचा यहां। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। यूपी के सलेमपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर का जिक्र किया। कहा, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर का निर्माण कराने वालों के बीच का चुनाव है। सुनिए। ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब बात एक बड़ी खबर की। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। खुद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका में हाईकोर्ट ने सरकार और इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। इमरती देवी ने डबरा थाने में केस दर्ज करवाया था जीतू पटवारी के खिलाफ। जी हां, उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था, अमर्यादित बयान दे दिया था। उसी को लेकर याचिका लगाई, उसी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इमरती देवी ने केस दर्ज करवाया था, इमरती देवी ने डबरा थाने में, और उसी केस को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को रद्द किया जाए। खुद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से। हमने मुख्य रूप से यह कहा कि जीतू पटवारी जी द्वारा इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिससे किसी भी महिला की लज्जा जो है वह भंग हो सकती है, और इसे तोड़ मरोड़ कर जो है वह पेश किया गया है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसी के लिए हमने 482 की पिटीशन लगाई और माननीय न्यायालय ने आज इस पिटीशन की सुनवाई की, और पिटीशन की सुनवाई के दौरान जो है नोटिस इशू किए हैं और यह कहा है कि 2/7 आने वाली है, 2/7/2024 उस तारीख को इसे नियत किया गया है। और चलिए, ये मामला काफी गरमाया जब जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर बयान दे दिया था। कई रिएक्शंस भी सामने आए थे राजनेताओं के, खासतौर से महिलाओं के, कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। दुर्गेश, जब ये बयान जीतू पटवारी ने दिया था तब चारों तरफ से घिरते हुए नजर आए थे जीतू पटवारी। इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। अब लेकिन इससे बचने की कोशिश है कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की, इसलिए हाईकोर्ट का रुख किया है जीतू पटवारी ने। बिल्कुल सुमित, देखिए, राजनीतिक मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, लेकिन जब मामला कानूनी पचड़ों में फंस जाता है तो फिर आदमी को न्यायिक प्रक्रिया ही अपनानी पड़ती है, और यही प्रक्रिया अपनाई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, जिन्होंने डबरा थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। जीतू पटवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था वो राजनीतिक तूल पकड़ा गया है, बीजेपी ने उसे जबरदस्ती उछाला है, जबकि उन्होंने अपने बयान से ना किसी को टारगेट पर रखा था और ना ही किसी का अपमान किया है।
जीतू पटवारी के वकील का कहना है कि उनके बयान से किसी भी तरह से इमरती देवी का अपमान नहीं होता है, ना ही उनकी मानहानि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को तूल दिया गया, राजनीतिक जो है रंग दिया गया और उसके बाद मामला जो है थाने में दर्ज कराया गया, FIR दर्ज की रहेगी। इसलिए इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए इस FIR को रद्द करनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने चूंकि अब पिटीशन जीतू पटवारी की ओर से दायर की गई, इसलिए जीतू पटवारी के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की MP MLA विशेष अदालत ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार, राज्य शासन, डबरा थाना और इमरती देवी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। अब 2 जुलाई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिस पर अब इमरती देवी की तरफ से, पुलिस की तरफ से और आशासन की तरफ से जवाब दिया जाएगा और फिर उनके तर्क रखे जाएंगे कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और क्यों ये FIR लागू आगे भी रहनी चाहिए। देखना होगा कि बिल्कुल सवाल जवाब होंगे, तर्कों के यहाँ पर तीर चलाए जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जो वकील हैं वो तर्क रखेंगे। लेकिन दुर्गेश, अति उत्साहित होकर नेता कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं, तुरंत ही उसका इफेक्ट हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन जब कानूनी पचड़ों में ये मामला चला जाता है तो कभी न कभी हम देखते हैं कि मुश्किलों में अभी घिर जाते हैं जो राजनेता होते हैं, जो ऐसे बयान दे देते हैं। अब हालांकि जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों में फंस चुका है अब ये मामला। बिल्कुल सुमित, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, कीचड़ उछाड़ना, बयान देना, ये आम बात है और मंच से उतरते ही नेता इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जब वही बातें कानूनी प्रक्रिया में फंस जाती है तो फिर इंसान को जो है अदालत का रुख करना ही पड़ता है और यही हुआ इस मामले में। इमरती देवी ने FIR दर्ज करा दी। अब FIR जब दर्ज होगी तो निश्चित तौर पर आगे चलकर गिरफ्तारी भी हो सकती है, इस पूरे मामले पर और भी मुश्किलें बढ़ सकती है और इसलिए FIR को ही रद्द कराने की मांग को लेकर यह हाईकोर्ट में रुख अपना लिया। और एक कानूनी रास्ता भी होता है गिरफ्तारी से बचने का, क्योंकि अगर मामला कोर्ट चला जाता है तो फिर कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेती है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इस पूरे मामले पर अब जुलाई, जैसा कि मैंने कहा कि जुलाई तक अब कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित तौर पर अब जब कोर्ट में पुलिस, इमरती देवी अपनी तरफ से नोटिस का जवाब दे देंगी तब उसके बाद मामले पर आगे कुछ प्रक्रिया हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कानूनी प्रचलन तो है जिसमें जीतू पटवारी फंसे हुए हैं और इस मामले पर देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बात होगी छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत पुरानी बड़ी समस्या है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सियासत भी लगातार हम देखते आए हैं, होती रहती है। बीजापुर में आपको घटना याद होगी, कई नक्सली ढेर हो गए थे। उस घटना पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और इस पर बीजेपी ने जवाब भी दिया। सियासत काफी हुई बीजापुर घटना को लेकर। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं सियासत होती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सियासत का भी मुद्दा है, राजनीति का भी मुद्दा है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में। आज एक बार फिर से बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया है, कार्टून अटैक कर दिया है, पोस्टर जारी कर दिया है और कह दिया है कि कांग्रेस नक्सलवाद को पाल रही है। अगर नक्सलवाद खत्म हो गया छत्तीसगढ़ से तो कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। इस पर एक रिपोर्ट है, देखिए आप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर लगातार सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। प्रदेश में जहां बीजेपी नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कह रही है तो वहीं कांग्रेस बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने आज एक पोस्टर सोशल मीडिया एक्स पर जारी करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। पोस्टर में लिखा है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेस ही अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट करते हुए नक्सलवाद का खात्मा करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। वहीं बीजेपी द्वारा जारी पोस्टर को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का रुख नक्सल उन्मूलन के अभियान पर रहा है। 5 साल में कांग्रेस ने नक्सल को पाला पोसा। जब कार्रवाई हो रही है इस दौरान ऐसा भ्रम फैला रही है। 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने नक्सलवाद को पाला पोसा और जब कार्यवाहियां हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये स्पष्ट है। और इसे लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट रूप से कांग्रेस के इन कृत्यों को देख रही है
और यही कारण है कि कांग्रेस हाशिए में जाती जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार बीजेपी मंचों से बयान दे रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टाइमलाइन जारी कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही थी। वहीं बीजापुर जिले में हुए नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया में पोस्टर भी जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी के पोस्टर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को केवल अपनी दुकान चलाना आता है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। डिवाइड एंड रूल का काम बीजेपी करती है। उसी नीति पर आज बीजेपी चल रही है और देश को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का देश के राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी दुकान चलाने आता है। मुझे ये बता दें, इस तरह की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इनका देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा है क्या? हमारी पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, देश का नवनिर्माण का काम किया है। अब ये तो धोखे से सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन जब जनता समझ जाती है तो इनको उखाड़ फेंकती है। नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में हमेशा सियासत होती आई है। सत्ता में बैठी पार्टी हमेशा नक्सलवाद के खात्मे का दम जरूर भरती है, लेकिन नक्सलवाद पर अब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। इस बार सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। दावों के बाद जहां जवान नक्सल इलाकों में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं नक्सल मुठभेड़ पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नक्सलवाद को खत्म करने की दावे, खत्म करने की बातें पार्टियां करती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। नक्सलवाद अभी भी नासूर बना हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए। हमने देखा है जवानों की शहादत होती है, आम लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिए, ना कि इस पर सियासत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल में लोकायुक्त दफ्तर में लगी आग पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस आग को लेकर सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नरसिंह घोटाले को लेकर भी सरकार पर वार किया है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। लोकायुक्त कार्यालय में आग लगी, इसको लेकर बड़ा आरोप है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार फायर ब्रिगेड को लेके आम जनता के लिए तो पॉलिसी बनाना चाहती है, लेकिन जब सरकारी फाइलों में आग लगती, सरकारी दफ्तरों में आग लगती, तो सरकार के क्या नियम, क्या उस समय कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए किसी पे? अगर सतपुड़ा भवन में आग लगी तो वहाँ पे कई विभाग की फाइलें जली, पेंशन अधिकारी कर्मचारियों की फाइल जली, क्या उस परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं है सरकार? लगी वल्लभ भवन में आग, कहा गया है कि उसमें सच्चिदानंद की फाइलों पे आग लगी, तो क्या सच्चिदानंद किसको बांटा गया, क्या बांटा गया, तो वो भी एक घोटाले की बात थी। क्या उसको दबाने का प्रयास नहीं किया गया आग के पीछे? लोकायुक्त की आग लगी, ये तीसरी कड़ी है। तो यहाँ पर क्या सीएस की जो फाइलें थी, जो मुख्यमंत्री उनके परिवार की जो जिन जमीनें खरीदी है, क्या उस फाइल को दबाने के लिए आग के हवाले तो नहीं किया गया है? बताएं, सरकार बताएं, लोकायुक्त जवाब दे, स्पष्ट वक्तव्य दे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो कि कह रहे हैं कि लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग भारतीय जनता पार्टी के घोटालों की फाइल को जलाकर उन्हें खत्म करने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे, क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और बड़े नेता बनना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट में बूम की। आप में से कई लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। 2014 के बाद से शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है, बढ़ोतरी हुई है इसमें, और शेयर बाजार भी खूब चमका है। आज शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई आंकड़े को पार करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। सेंसेक्स ने शिखर पर है। सेंसेक्स मार्केट की तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संकेत दे रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या मार्केट की तेजी 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई है, और इसको लेकर क्या इशारा कर रही है, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की हमने, वो रिपोर्ट देखिए आप। मई के आखिरी हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार के लिए धमाकेदार रही। आज शेयर बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के आंकड़े को पार करते हुए नया रिकॉर्ड बना लिया है।
यानी शेयर बाजार में खूब रौनक है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। सेंसेक्स ने 75,636 का हाई बनाया था, वहीं निफ्टी ने 23,026 का हाई बनाया था। लेकिन सोमवार को ही वो रिकॉर्ड टूट गया और शेयर बाजार खुलते ही मार्केट 75,679 के ग्राफ तक पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,679 का आंकड़ा छुआ। निफ्टी ने भी 23,043 पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। आज सेंसेक्स 245 अंकों की बढ़त से खुला। निफ्टी ने 81 अंक की बढ़त से शुरुआत की। ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल छाया हुआ है। अब सिर्फ एक चरण का ही मतदान बाकी है और 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होंगे। लेकिन शेयर बाजार की चाल को अगर समझें तो बाजार 4 जून से पहले ही नया रिकॉर्ड बना रहा है और इसके पीछे बाजार से जुड़े कई कारण सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान भी हो सकते हैं? क्योंकि मोदी और अमित शाह ने 4 जून को शेयर बाजार में बूम आने की भविष्यवाणी की थी। साथियों, मुंबई तो भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। आप देखिए 10 साल पहले शेयर बाजार कहां था और आज कहां है। आज देश के लाखों लाख छोटे छोटे निवेशक बाजार से जुड़े हैं। दुनिया के 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट पर देश दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। 6 जून के पहले आप बाय कर देना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी 2 दिन से है? तो आपको ये बता दें कि ये तेजी 10 सालों से है। 16 मई 2014 सेंसेक्स 25,000 के पार, 26 अप्रैल 2017 सेंसेक्स 30,000 के पार, 3 जून 2019 सेंसेक्स 40,000 के पार, 3 फरवरी 2021 सेंसेक्स 50,000 के पार, 24 सितंबर 2021 सेंसेक्स 60,000 के पार, 14 दिसंबर 2023 सेंसेक्स 70,000 के पार, 9 अप्रैल 2024 सेंसेक्स 75,000 बन गया। कुल मिलाकर शेयर बाजार की चाल देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में ये आज का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा और पीएम मोदी अमित शाह की भविष्यवाणी सच भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जब अभी शेयर मार्केट में इतना उछाल है तो क्या 4 जून को सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? इंतजार करते हैं। इसी के साथ लाउड स्पीकर में उतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।